अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 को लेके आ चुके हैं। अब हम लोग नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर 9 के 9 चैप्टर इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि इसको कम से कम टाइम में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं और कम से कम वीडियो एक चैप्टर को बनाऊं, 2 से 3 वीडियो के अंदर एक चैप्टर कवर कर दूं। तो आप सब अपने सामने अगर वाकई में पढ़ने आए हैं ना, तो फिजिक्स की बुक खोलें। फेक फिजिक्स की बुक मैं वीडियो में लगा दूंगा और एक मेरे पास है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और 9th क्लास के सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाना आज से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने सामने फिजिक्स की बुक खोल लेनी है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2 खोल लो आप लोग। इसके अंदर ना मैं वो चीज़ें आपको समझाऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट में आएंगी। बाकी जो चीज़ें रीडिंग के लिए है ना, वो आपने खुद करनी है, उसको हम लोग डील नहीं करेंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे और कम से कम टाइम में वीडियो रेडी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 2 की लास्ट लाइन आप देखें, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दूंगा। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ये साइंस की डेफिनेशन है। साइंस बेसिकली क्या है? साइंस डिराइव्ड हुई है लव साइंटिया से, जिसका मतलब है नॉलेज। ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और साइंस की डेफिनेशन याद कर लेनी है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज गेन होता है वो साइंस है। फर्स्टली हमारी ये चीज़ होगी। उससे नीचे है साइंटिया से नीचे है नोट अंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आ जाती है। 18th सेंचुरी से पहले पहले जितनी भी हमारी जो साइंस के रिलेटेड नॉलेज होती थी ना, फॉर एग्जांपल के 1+1=2 हो गया, या ये दुनिया कैसे काम कर रही है, तारे कैसे घूम रहे हैं, ज़मीन क्या है, गोल है कि नहीं है, जितनी भी साइंस से रिलेटेड नॉलेज है, इसमें कुछ भी कह सकते हैं। इस सारी को एक सिंगल सब्जेक्ट्स के अंदर स्टडी किया जाता था। आज तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतनी सारी ब्रांचेस आ गई है ना साइंस की। इससे पहले इन सारी ब्रांचेस को, क्योंकि नॉलेज हमारे पास बहुत कम था, एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता था जिसको हम कहते थे नेचुरल फिलोसफी। जितनी भी साइंस सब्जेक्ट है ना, वो सारा एक सब्जेक्ट होता था नेचुरल फिलोसफी। तो आपने यहाँ पे नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन याद कर लेनी है कि नोट अंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। अब इसके आगे उसने क्या बातें की है वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, रीडिंग नहीं करते। इसके आगे उसने ये बात की है कि नेचुरल फिलोसफी 18th सेंचुरी पहले हो गया। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे इल्म ज़्यादा हुआ, तो सारी चीज़ों को एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर आगे आके ना इसके अंदर 2 वेरिएशंस आई। एक वेरिएशन आई फिजिकल साइंसेज की और दूसरी आई बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंसेज उसको हम कहते हैं जिसके अंदर हम लोग फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, जिसमें मैकेनिक्स, कार कैसे चलती है, लाइट कैसे चलती है, सूरज कैसे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, ज़मीन कैसे सूरज का चक्कर लगा रही है। ये सारी चीज़ें फिजिकल साइंसेज के अंदर आ गई। दूसरी तरफ आ गई बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो करते हैं इंसान की, जानवरों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की। तो इस तरह नेचुरल फिलोसफी 2 मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड होगी। अब ये 2 ब्रांचेस तो बन गई, इसके बाद नॉलेज और ज़्यादा हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री को भी फिजिक्स में स्टडी तो नहीं कर सकते, उससे पहले तो फिजिकल साइंसेस था, केमिकल्स का भी सारा इल्म फिजिकल साइंसेस में ही था। इसके बाद और ज़्यादा ब्रांचेस आ गई जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, 5-6 यहाँ पे नाम लिखे हैं, आपने वो याद कर लेने हैं। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले फिजिकल नेचुरल फिलोसफी थी, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, और उसके बाद आगे ब्रांचेस स्टार्ट होती रही। तो आपने यहाँ पे सिर्फ साइंस की नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन याद कर लेनी है और एमसीक्यूज के लिए लव साइंटिया याद कर लेना। अगर आप बहुत लाइक बच्चे हैं ना, तो एक दफ़ा रीडिंग सारी कर लेना, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा इसके साथ ही है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से ज़रूर पेपर में 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाते होते हैं, या 2 ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंस पूछ लेते होते हैं। तो हम लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल है। उन्होंने नाम लिखा है और उसके बाद में थोड़ी सी बताया है कि ये बेसिक चीज़ क्या है। तो अब हम लोग ब्रांचेस की तरफ जाते हैं और फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नाम सुनते ही ज़हन में क्या आता है? मैकेनिक किससे डील करता है? बाइक से, गाड़ी से, हेलीकॉप्टर वगैरह या एरोप्लेन वगैरह, इन सारी चीज़ों से मैकेनिक्स रिलेटेड है। अब मैकेनिक्स की इन्होंने क्या डेफिनेशन लिखी है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉज एंड इट अफेक्ट। मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ के मोशन। ये ग्लास है फॉर एग्जांपल, ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इसके मोशन को हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स में। बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉलर बॉल को थ्रो करता है, वो कितनी स्पीड से आगे जाती है, बैट्समैन कितनी स्पीड से उसको हिट करता है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। आपने सिर्फ ये याद करना है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉज एंड इफेक्ट। अगली डेफिनेशन की तरफ आते हैं, हीट। हीट सुनते क्या नाम में आता है? हीट से मुराद गर्मी या आग वगैरह जो भी ले।
इट्स डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट की नेचर क्या है, जो आग है उसकी नेचर क्या है, इसके अंदर हम वो स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके मुख्तलिफ ज़्यादा है। इंडक्शन है, बाद में रेडिएशन है, बहुत ज़्यादा इसके तरीके हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा कह दिया, सोच 3 है। एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट के हमारे बॉडी पे दूसरी चीज़ों पर क्या इफेक्ट होते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास साउंड। साउंड किसे कहते हैं, आवाज़ को कहते हैं। इट डील्स विद द फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। फिजिकल एक्सपेक्ट यानी कि साउंड वेव्स की लाउडनेस क्या है, उनकी पिच क्या है, ये सारी चीज़ें इसके डेफिनेशंस के अंदर आ जाती है, यानी कि साउंड की स्टडी को। इसके बाद अगली डेफिनेशन है लाइट, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें कहते हैं जो लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मसलन ग्लासेस लाइट के रिलेटेड है, उसके अंदर कन्वेक्स कनकेव आगे कॉम्प्लिकेशंस है। और उसके अलावा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये सारी लाइट के रिलेटेड ही डील करते हैं। इट इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ लाइट, इट प्रॉपर्टीज, वर्किंग ऑफ एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी लाइट से रिलेटेड स्टडी को लाइट के अंदर हम स्टडी करते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, सिंपल नाम है और उसकी 2-3 चीज़ें आगे बताई हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इन्होंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी स्टडी को हम लोग एक ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम सिंपली किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक वायर में या किसी भी और कंडक्टर में। और मैग्नेटिज्म से इसका रिलेशनशिप इसके अंदर हम डील करते हैं, क्योंकि जब हम लोग हायर क्लास में जाते हैं ना, जो फ़ैन हमारा चलता है वो इसी इफेक्ट के ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर। वो हम लोग आगे जाके अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बल्कि 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसलिए इनको हम लोग एक ही ब्रांच में स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एज रेस्ट इन मोशन एंड मोशन। चार्जेस मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, रेस्ट में होंगे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। देयर इफेक्ट, उनका इफेक्ट, चार्जेस मूव करते हैं, बल्ब चलता है, ये इफेक्ट है। एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और उनका मैग्नेटिज्म से रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप की वजह से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं और साथ में हमारे पंखे चल रहे हैं। उसके बाद आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है, एटम्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स में, उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। सिंपली न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। एटॉमिक फिजिक्स में एटम के रिलेटेड स्टडी आ जाती है और न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के रिलेटेड स्टडी आ जाती है। सिंपल। प्लाज्मा फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, दिस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखो यार, जो प्लाज्मा होता है ना, हमें अभी तक स्कूल में ये पढ़ाया गया कि मैटर की 4 स्टेट होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। लेकिन मैटर की 3 स्टेट होती है, स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन मैटर की 4th स्टेट भी होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा वो स्टेट होती है जिसके अंदर मैटर आयनाइज हो जाता है। आयनाइजेशन का मतलब है कि मैटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। इस स्टेट को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसका नाम है प्लाज्मा फिजिक्स। इसके बाद आ जाती है जियो फिजिक्स। जियो नाम सुनते ही जहन में क्या आता है, जियो चैनल नहीं आता जहन में, सबसे पहले आता है अर्थ। जियो से रिलेटेड है अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है ना, वो सारी स्टडी आ जाती है जियो फिजिक्स के अंदर। तो ये बेसिकली इन सारी ब्रांचेस का एक ओवरव्यू है। तो मैंने तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी है, लेकिन इसमें इतना कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल नाम लिखा, उसके आगे एक लाइन लिखी, आप याद कर लो बोर्ड के लिए, बस आपको ये ज़रूरी है, लेकिन आपको ये सारी याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसके अंदर आप और कुछ भी ना करो, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ ना, इन फिजिक्स टू स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यहाँ पे आपको अंडरलाइन हुआ नज़र आ रहा है, ये फिजिक्स की डेफिनेशन है, आपने ये याद करनी है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व, कंसीडर अ पुली। यहाँ से लेके अगले पेज के अंदर माइक्रोवेव्स, ओवन एटसेट्रा, आपको बुक के ऊपर वीडियो के अंदर अंडरलाइन होकर नजर आएगा। आपने सिर्फ ये याद करना है। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है रोल ऑफ फिजिक्स, बेसिकली फिजिक्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, तो ये आपने याद करना है, ये भी आपको बोर्ड में आ सकता है। बाकी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन और रोल ऑफ फिजिक्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर अंडरलाइन नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। अब देखो यार, मेरी सारी बात सुन लो। मैंने क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा ही है, तो मुझे इस बारे में सारा आइडिया है कि इसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियोस देखी है, बहुत लंबी वीडियोस है, आप मेरी भी बेशक स्किप करके देख लो, कोई इतनी तफसील से देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें कहने ये याद करो, बोर्ड के लिए ये ज़रूरी है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझनी पड़े, सिंपल एक मैकेनिक्स है, उसकी डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, फिजिकल क्वान्टिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, बाद में कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यार मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये एक पेंटिंग है मेरी, मैं पेंटिंग भी थोड़ी अपनी एक्सपोर्ट कर दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग की लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, ये हम किस में मेजर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चीज़ की लंबाई क्या है हम कैसे मेजर कर सकते हैं,
मीटर रूल से या मेयरिंग टेप से, कुछ ना कुछ हम लोग मेयर करेंगे ना। अब मैं एक स्पीड से जा रहा हूँ, मेरी क्या स्पीड है, इसको हम किस में मेयर करेंगे? कुछ ना कुछ मेरी स्पीड की क्वांटिटी है। मेरे पास एक दूध का गिलास है, उसके अंदर कितना दूध है, कुछ ना कुछ तो उसकी क्वांटिटी है ना। तो जिस भी चीज़ को हम मेयर कर सकते हैं ना, मैं एक फोर्स लगाता हूँ अपने हाथ पे, मैंने कितनी फोर्स लगाई, इसको हम मेयर कर सकते हैं ना। तो जितनी भी क्वांटिटीज इस दुनिया में मेयरेबल है ना, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ऑल मेयरेबल क्वांटिटीज आर कल फिजिकल क्वांटिटीज। मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है, मैं इसको मेयर नहीं कर सकता। मैंने गुस्सा मुझे कितना आया हुआ है, मैं इसको मेयर नहीं कर सकता। तो ये क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर मेयर कर सकता हूँ कि मेरे सर का टेम्परेचर क्या है। अगर 37 डिग्री से ऊपर है तो इसका मतलब मैं बीमार हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मेयर कर सकता मुझे गुस्सा कितना है या मेरा सर कितना दर्द हो रहा है। जिस क्वांटिटी को हम मेयर कर सकते हैं ना, जैसे टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, मास, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी ये फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेयर कर सकते हैं। और जिस क्वांटिटीज को हम नहीं मेयर कर सकते, फॉर एग्जांपल मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ या मैं कितना नालायक हूँ, मैं इसको मेयर नहीं कर सकता। तो ये इमेयरेबल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑल द क्वांटिटीज दैट आर मेयरेबल। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके बाद में ना मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आपने कितना याद करना है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब फिजिकल क्वांटिटी पोजेसेस एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन। ये भी काफ़ी समझने वाली चीज़ है कि एक फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सी चीज़ कॉमन होती है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इनमें कॉमन कौन सी चीज़ है? कॉमन इनमें 2 चीज़ें हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में 2 चीज़ें कॉमन होती है। फर्स्टली जो फिजिकल क्वांटिटीज में चीज़ कॉमन है ना, वो ये है कि इन सब की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है? मेरे पास एक स्केल है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 फुट है, तो इसमें 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने एक घर लिया है, वो कितने मरले का है? 10 मरले का है, इसके अंदर 10 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। मेरे पास 10 किलो वो है, घी है मेरे पास, तो इसमें 10 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब इसके अंदर जो मैं दूसरी चीज़ें कह रहा हूँ, जिस तरह मैंने 10 किलो घी का, तो इसके अंदर जो किलोग्राम है वो क्या है? ये यूनिट है। जो मैंने 10 मरला का, उसके अंदर मरला क्या है? ये यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में 2 चीज़ें कॉमन होती है। फर्स्टली न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मैंने 10 मरला का, और सेकेंडली यूनिट, जो फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम मैंने कहा ना मेरे पास दूध है, तो उसके अंदर 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है वो यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में ये 2 चीज़ें हमेशा कॉमन होती है। अब मैं किसी दुकानदार को जाके ये तो नहीं कहूँगा यार 10 दूध दे दो या किलो दूध दे दो। किलो दूध से तो समझ जाएगा यार किलो कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे जाके कहूँगा नहीं। मैं कहूँगा यार 1 किलो दूध दे दो, मैं कहूँगा यार 1 किलो मुझे घी दे दो। ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा यार 1 दे दो, 1 घी दे दो, 1 घी दे दो, ऐसे तो नहीं मैं कहूँगा। मैं कहूँगा 1 किलो घी दे दो। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी हाइट फॉर एग्जांपल 5'6" है ना, तो जो 5'6" फुट है मेरी हाइट, 5.6 जोन से है ना, वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो फुट है वो है यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटीज से हम आगे जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में आगे जाके 2 क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं। एक होती है बेस क्वांटिटी और एक होती है डिराइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी क्या होती है यार? पहले बात सुनो। इस दुनिया में ना 7 चीज़ें ऐसी है जो बेसिक क्वांटिटीज़ है, और उसके बाद जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है ना, वो सारी डिराइव्ड है। वो आपको स्क्रीन पे टेबल नज़र आ रहा है। ये 7 जो क्वांटिटीज़ है ना, ये बेसिक क्वांटिटीज़ है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। प्रिंसिपल क्वांटिटीज़ आप इनको कह लें। फॉर इनमें आ जाता है लेंथ, मास, टाइम। अब लेंथ, मास, टाइम अगले मैंने 4 नहीं बोले। लेंथ, मास, टाइम फॉर एग्जांपल आप समझ लें। अब जो लेंथ है ना, वो किसी भी चीज़ का सिंपल यूनिट है मीटर। जो मास है ना, वो सिंपल यूनिट है किलोग्राम। जो टाइम है ना, उसका सिंपल यूनिट है सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें बेसिक क्वांटिटी, जिसके अंदर एक यूनिट इन्वॉल्व है, जैसे टाइम है, इसके अंदर सिर्फ अम्पेयर इन्वॉल्व है। इसके बाद हम लोग जब मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं ना, तो हमारे पास आती है बेसिक क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मैं स्पीड से जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड किस में होगी? मीटर पर सेकंड में होगी। जो मीटर पर सेकंड है, ये डिराइव क्वांटिटीज़ है। मीटर पर सेकंड कैसे डिराइव हुआ? ये डिराइव हुआ इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से जब हमने इसका यूनिट निकाला, तो हमें पता चला कि जो मेरी स्पीड है ना, वो इस तरह डिफाइंड हो रही है कि मैं इतने मीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो इतने सेकंड में कवर कर रहा हूँ। अगर मैं इतने मीटर का डिस्टेंस इतने सेकंड में कवर कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड इतने मीटर पर सेकंड है। तो ये डिराइव क्वांटिटी जो डिराइव्ड हुई है मीटर से, यानी डिस्टेंस से और टाइम से। डिस्टेंस और टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाती है स्पीड। इसी तरह फोर्स में, अब हमारे पास फोर्स क्या है? ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है, ये कोई बेसिक क्वांटिटी नहीं है। ये किस तरह डिराइव होती है? ये F=ma के फॉर्मूले से डिराइव हो रही है। m क्या है? मास, किलोग्राम, और साथ में a क्या है? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब न्यूटन की हम लोग अगर बेसिक में जाए ना, तो ये किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड ही है, यानी कि m × a, मास × एक्सेलरेशन। मैं इस बुक पे एक फोर्स लगाता हूँ, तो जो मेरी फोर्स है वो डिपेंड करती है इसके मास पे और
जो एक्सप्रेशन इसके अंदर पैदा हुआ, इस और चीज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फोर्स आती है जिसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। लेकिन इसको न्यूटन ने क्योंकि ड्राइव किया तो हम इसको न्यूटन कह लेते हैं, लेकिन इसका बेसिक जो है वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड ही है। तो ये हो गए डिराइव क्वांटिटीज़। जो बेसिक क्वांटिटीज़ है वो 7 ही है, डिराइव क्वांटिटीज़ अनलिमिटेड है, वो आज भी बनती जा रही है, कल भी बनेगी। अब मैं कल को नया यूनिट निकाल देता हूँ, यानी कि अगर मैं एक काम इतने टाइम में ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो उसका यूनिट ये हो गया, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ अगर अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ आ गई, डिराइव क्वांटिटीज़ आ गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के जिस तरह यूनिट हो गए, बेस क्वांटिटीज़ का भी यूनिट हो गए, डिराइव क्वांटिटीज़ के भी यूनिट हो गए। जो बेस क्वांटिटीज़ का यूनिट है उनको हम बेस यूनिट कहते हैं, जो डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट है उनको हम डिराइव यूनिट कहते हैं सिंपली। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मैं आपको कहूँ इसमें कुछ ही याद करने वाला नहीं, बेसिक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बहुत पहले ना जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, कोई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं आया था, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ चीज़ों में चीज़ों को मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल मैं एक साइंटिस्ट हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त एक साइंटिस्ट है, मैंने अपनी जो मेजरमेंट की ना किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो मैंने कर दी इंचज़ में, उसने की मीटर्स में। अब उसका भी सेम प्रोजेक्ट था, मेरा भी सेम प्रोजेक्ट था, मैंने इंच में मेजर किया, उसने मीटर में किया। जब हम लोग आपस में मिलते हैं ना इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए, ताकि यार तुम अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मेरा खुद ले लो, और हम लोग देखते हैं कि यार तूने क्या किया, मैंने क्या किया। तो अब मुझे उससे मीटर्स में लिया, मैंने सारा कुछ देखा था इंचज़ में, अब मुझे उसकी सारी मेजरमेंट्स इंच में चेंज करनी पड़नी है, उसको मेरी सारी मेजरमेंट मीटर में चेंज करनी पड़नी है। तो काफ़ी मुश्किलात आती थी ऐसे। मैं जाके दुकानदार को कहता हूँ यार मुझे ना 1 किलो घी दे दो। अब उसने जो अपने पास मेजरमेंट के लिए जो भी चीज़ रखी है, पैमाना रखा है, वो उसने रखा है आधा किलो का। अब मैं उसको कोई यार किलो दे दो, वो पहले आधा किलो करेगा, फिर आधा किलो करेगा और मुझे देगा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती थी। तो ना जनरल कॉन्फ्रेंस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर 1960 के अंदर। वहाँ पे ये बात डिसाइड हुई कि यार क्यों ना हम लोग ना एक इंटरनेशनल सिस्टम रख ले कि हर बंदा जब लेंथ मेजर करेगा मीटर में करेगा, हर बंदा जब कोई वेट मेजर करेगा ना न्यूटन में करेगा, हर बंदा जब मास मेजर करेगा किलोग्राम में करेगा। क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम रख ले कि हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट डिफाइन कर दे। तो सबने कहा हाँ यार ये बात सही है। तो इस तरह हो गया कि 7 की 7 बेस क्वांटिटीज़ के लिए 7 यूनिट उन्होंने डिराइव कर दी, बेसिक रख दिए कि यार यही 7 यूनिट यूज़ होंगे, इसके अलावा कोई यूनिट नहीं यूज़ होगा। तो ये है बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि अब तुम लोग कहीं पे भी चल जाओ ना, यहाँ पे नहीं, दुकानदार कारपेंटर की दुकान पे नहीं, इंटरनेशनली कहीं पे भी चल जाओ ना, तो उसको कोई यार मुझे ये इतने कपड़ा चाहिए, तो आप कपड़े को कहोगे इतने मीटर कपड़ा चाहिए, ये नहीं कहोगे इतने फुट कपड़ा चाहिए। लोकल लेवल पे तो हो जाता है, लेकिन जो साइंटिफिक लेवल है ना उसके ऊपर ये काम नहीं होगा कि इतने मुझे मीटर में ही मेजरमेंट्स चाहिए। तो ये है बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, बेसिक आप एक दफ़ा रीडिंग कर लेना, तो बस इतनी काफ़ी है, रीडिंग कर लेना। अब अगला टॉपिक आ जाता है प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस का टॉपिक भी इसके साथ कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है आप बाद में बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बुक की लेंथ मेजर करनी है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल साइंसदान हूँ, मुझे उन्होंने कहा यार आपने मीटर में मेजर करना है, आपने मीटर इंचज़ में नहीं मेजर करना है, इसको इंच में ही मेजर करूँगा मैं। उन्होंने कहा यार मीटर में मेजर करना है, ये बस फैसला हो गया। अब मैं इसको मीटर में कैसे मेजर करूँगा, ये तो 0.00 कुछ मीटर होगा। अब मैं इसको इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड में कैसे पढ़ूँ। तो यार उन्होंने ये किया कि जब हर चीज़ को मीटर में मेजर करना है ना, तो कुछ प्रीफिक्सेस ले आए। प्रीफिक्सेस वो लेटर होते हैं जो मेजरमेंट्स के साथ लगते हैं, और वो 10 की पावर कुछ होते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्सेस लिखे हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ऐसे प्रीफिक्सेस सारे लिखे हैं। तो ये सारे प्रीफिक्सेस ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी मेजरमेंट के साथ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी लेंथ मेजर की ना, मुझे आ गई फॉर एग्जांपल 0.001 मीटर, 0.001 मीटर इसकी लेंथ है। अब अगर मैंने इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है ना, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइक्रोमीटर, क्योंकि माइक्रो जो होता है वो 10⁻³ होता है। 10⁻³ को अगर मैं 0.001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 10⁻⁻1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0.001 आएगा। तो अगर मैं इसको उसके साथ लिख दूं, यानी कि 1 माइक्रोमीटर लिख दूं, तो इससे मुराद यही है 0.001 मीटर। तो मैं 0.001 मीटर की जगह 1 माइक्रोमीटर लिख दूँ तो यार ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लगता। और साथ में अगर बड़े मेथड में भी जाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस दुनिया का लेंथ मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, तो अब मैं कितना लिखूंगा। तो इसको उसके लिए उन्होंने बड़े यूनिट रखे हैं, गीगा, मेगा, इन सबको 10 की पावर में डिफाइन किया है कि फॉर एग्जाम्पल एक्सा है ना, तो वो 10 की पावर 18 है, यानी कि 10⁻18। पीटा है तो वो 10⁻15 है। तो जितनी भी मेजरमेंट्स है ना उसको इनसे मल्टीप्लाई करा दो और साथ में इनका नाम साथ लिख दो, तो बड़ा आसान हो जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूध ऑर्डर करता हूँ 20,000 ग्राम। अब 20,000 ग्राम को ना मैं कन्वर्ट करूँगा, जब प्रीफिक्सेस साथ लगाऊँ तो मैं 20
किलोग्राम लिखूंगा, यानी मैंने 20 किलो दूध ऑर्डर किया है। तो बेसिक प्रीफिक्सेस वो चीज़ होते हैं जो हम लोग अपनी मेजरमेंट्स के साथ लगाते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट छोटी हो सके और इतना कम जगह पे आ सके और आसान हो सके उनको पढ़ने को और एक दूसरे को देने में। अब इसमें जो याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपनी बुक के ऊपर मैं जो स्क्रीन पे चढ़ा रहा हूँ आपको अंडरलाइन मिलेगा। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स और लेटर दैट एडेड बिफोर ऐसे यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। और एक एग्जांपल याद कर लेनी है और एक एग्जांपल कर लेना जो नीचे लिखी हुई है। तो बेसिकली ये प्रीफिक्सेस का टॉपिक है और आपने ये सारे प्रीफिक्स याद भी करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एक डेफिनेशन होगी और ये सारे प्रीफिक्सेस याद कर लिए आप लोगों ने। अब इसके बाद आ जाती है अगला टॉपिक। प्रीफिक्सेस का बताना ही था डेफिनेशन और आपको मैंने बेसिक समझा दिया कि ये क्या होता है। कोई सवाल हुआ तो कमेंट में पूछ लेना। अब अगला टॉपिक आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अब यार साइंटिफिक नोटेशन भी प्रीफिक्सेस से ही रिलेटेड है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से ही रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं बड़ी मेजरमेंट्स को छोटा करने से रिलेटेड है। साइंटिफिक नोटेशन की जो आपने याद करना है ना इसके अंदर, वो आपने याद करना है इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई नंबर बिटवीन 1 and 10। अब ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेजरमेंट है 10,000 की। अब मैं जो 10,000 है ना उसको मैं बीच में 4 0 नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ ये कम हो जाए, तो मैं लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 3। अब इसका मतलब है अगर ये मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 10,000 ही आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुक में इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि जो सा मून है ना वो ज़मीन से दूर है 3840000 पता नहीं कितने 0 मीटर्स है। अब जब हम लोगों ने, मैंने आपको बताना है कि यार मून ज़मीन से इतना दूर है, मैं इतने ज़ीरो नहीं लाऊंगा, मैं सिंपल ये कह दूंगा कि 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर दूर है ज़मीन से मून। तो जब हमारे पास मेजरमेंट्स बहुत बड़ी हो जाती है ना तो हम लोग उसको 10 की ऐसी पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं जिसके अंदर हमारी मेजरमेंट छोटी हो जाए। अब वो मल्टीप्लाई होकर बेसिकली वही होना होता है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो है 3 लाख किलोमीटर। अब मैंने जब इसको लिखना है तो मैं 3 लाख में इतने जीरो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है, ताकि हम लोग उसको छोटा कर सके, एक दूसरे को बताने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, मेजरमेंट करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए आसानी हो। साइंटिफिक नोटेशन ऐसा ये होता है कि एक नंबर जो 10 की पावर में एक्सप्रेस हुआ हो ताकि वो छोटा हो जाए। अब बेसिकली ये क्या होता है, जब 10 की पावर में कोई चीज़ एक्सप्रेस होगी उसके अंदर जितने जीरो आएंगे वो 10 की पावर में एक नंबर में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक मेजरमेंट में 10 जीरो है तो वो 10 की पावर 10 हो जाएगी। 10 की पावर 10 में 10 जीरो ही आ जाते हैं जब हम लोग उसको निकालते हैं। तो मेजरमेंट्स को छोटा करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होती है। बेसिकली ये साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी मेजरमेंट्स है ना, ज़मीन का डायमीटर या ज़मीन का मास, उसको 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दो कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो ताकि वो छोटा हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन तक करेंगे, आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन, साइंटिया लफ्ज़ और साथ में नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं याद करने वाला, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स सारी याद करनी है। फिजिक्स की डेफिनेशन आ जाती है, रोल ऑफ फिजिक्स आ जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, डिराइव क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव यूनिट, बेस यूनिट, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन, ये सारी चीज़ें जो आपने याद करनी है। तो यार दोस्तों तकरीबन हम लोगों ने आधा चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया, और अगर मुझसे इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, ज़्यादा स्पीड से बोलता हूँ तो इस बारे में ही बता देना। अगर कोई एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा गलत है तो ये भी गाइड कर देना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें बस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।